नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस हिस्ट्री सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज ये है समाजवाद और साम्यवाद का लेक्चर नंबर 2। ओके, इसमें हम समाजवाद को पिछले क्लास में जाने, समाजवाद क्या होता है और समाज क्या होता है और समाजवादी लोग कौन कौन है और समाजवादी किन्हें कहा गया। तो जो समाजवादी था, समाजवाद को दो भाग में बांटा गया। एक हुआ आरंभिक समाजवाद और एक हुआ कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो आरंभिक समाजवाद जो था, ये कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवादी आरंभिक समाजवादी कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। और सर, इसे आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहते हैं। तो आदर्शवादी समाजवादी कौन कौन थे? तो उनके में से कुछ प्रमुख हैं। उनके नाम है सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन। तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर सेंट साइमन कौन था। तो सर सेंट साइमन जो था वो फ्रांसीसी विचारक थे और इनका मानना था कि समाज में लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार कार्य तथा उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न मिलना चाहिए। सेंट साइमन बोला कि हम लोग दूसरे को नीचे दिखाने से अच्छा है, दूसरे से बदला लेने से अच्छा है, सब मिल के क्या करे, प्रकृति का दोहन करे, है ना, और अच्छा से मुनाफा कमाए तथा जिसका जितना कार्य है कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। ये मानना था किसका? सेंट साइमन का। और एक और समाजवादी विचारक था जिसका नाम था चार्ल्स फेरियर। ये भी कहाँ के थे? ये भी फ्रांस के ही थे। ये भी फ्रांस के विचारक ही थे और ये आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी था। उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। ये नहीं चाहते थे कि बड़े शहरीकरण हो जाए, बड़ा बड़ा शहर बन जाए, बड़ा बड़ा शहर में इसका कुछ हो जाए, है ना। बड़ा शहरीकरण का ये कौन था? बड़ा औद्योगिकरण का ये विरोधी था। मतलब बड़ा उद्योग बन जाएगा तो समाज का जो गरीब लोग है, गरीब लोग का क्या होगा, श्रम छूटता जाएगा और बड़े शहर में जाने में उसे अधिक लागत लगेगी और श्रमिक उसको उस तरह ही मिलेगा। इसलिए चाहता था कि श्रमिक लोग को काम क्या करना चाहिए, अपने गांव कस्बे में ही काम करना चाहिए। ये दूसरा था। और तीसरा समाजवादी था, इसका नाम था लुई ब्ला। क्या नाम था? लुई ब्ला। ये भी फ्रांसीसी ही था, लेकिन ये प्रथम दार्शनिक विचारक थे। दार्शनिक भी थे और विचारक भी थे जिन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। किसमें हिस्सा लिया था? इन्होंने राजनीति में हिस्सा लेके इस बात को बताने का काम किया और उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार का आवश्यकता है। ये चाहते थे कि अगर आर्थिक सुधार लाना है, इससे पहले राजनीतिक सुधार लाना पड़ेगा। राजनीतिक सुधार मतलब क्या? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी सबको बदलना पड़ेगा, सबको सभ्य बनना पड़ेगा, सब में सुधार लाना पड़ेगा। यहाँ तो मुखिया भ्रष्ट रहता है, लोग प्रधानमंत्री की बात क्या करें। यहाँ मुखिया भ्रष्ट रहता है, वार्ड मेंबर भ्रष्ट रहता है, प्रधानमंत्री की बात क्या करे। उसी पे एक लाइन था कि कहता था कि बहुत आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, उससे थोड़ा कम आसान है मुख्यमंत्री की आलोचना करना। और सर विधायक जी की आलोचना करने पर थोड़ा खतरा रहता है, जान का खतरा रहता है। और मुखिया जी की आलोचना करने से तो आपका अस्तित्व खतरे में है। और वार्ड मेंबर का अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो संबंध बिगड़ जाएगा, ये उम्मीद रखिए, है ना। तो ऐसा होता है। तो पहला बात यही जो था, लुई ब्ला था। लुई ब्ला ने कहा कि समाज को अगर बदलना है, आर्थिक सुधार लाना है, सबसे पहला सुधार किसमें चाहिए? राजनीति में सुधार चाहिए। और राजनीति सुधार के बिना ना तो समाज सुधर पाएगा, ना तो अर्थव्यवस्था सुधर पाएगा। क्योंकि जो नेता लोग है, अगर वो भ्रष्ट रहा, जनता को कष्ट होगा ही। भ्रष्ट नेता जनता को देता है कष्ट।
भ्रष्ट नेता क्या किया, पुल के नाम पे पास किया, बोला 2000 करोड़ का पुल बनेगा। अब पुल में खर्चा किया 2 करोड़, कहाँ 2000 करोड़, कहाँ 2 करोड़, 2 लाख करोड़ खर्चा कर दिया। फिर भी ढेर पैसा बचा, सब पैसा अपना जेब में पुलवा गया, 2 साल में गिर। जिस पे कोई चल रहा था, चलते तो गया, कार लेके चल रहा था, पुलवा गिर गया। अब देखिए, और चौथा समाजवादी था, इसका नाम था रॉबर्ट ओवन। वो सीधा क्लियर व्यक्ति है। उनका मानना रहता था, ये जो था ये कहाँ का था, ये अंग्रेज था। अंग्रेज किसको बोलते बता दो? जो इंग्लैंड का हो उसको अंग्रेज बोलते हैं, है ना। जो ब्रिटेन का हो उसे अंग्रेज बोलते हैं। तो ये जो रॉबर्ट ओवन था, कहाँ का था जी? इंग्लैंड का एक दार्शनिक भी था और उद्यमी भी था। उद्यमी मतलब क्या? जो फैक्ट्री लगा था, बिजनेस करता, बिजनेसमैन भी था। तो वो एक प्रयोग करता है। एक प्रयोग क्या करता है? वो स्कॉटलैंड में के न्यू लोनार नामक स्थान पर एक फैक्ट्री लगाता है। वो क्या करता है? स्कॉटलैंड के न्यू लोनार नामक जगह पे एक फैक्ट्री लगाता है। और फैक्ट्री में वो क्या करता है? श्रमिक को पूरा सुख सुविधा देता है, पूरा सुविधा, वेतन अच्छा वेतन, अच्छा सुविधा, सब कुछ देता है। तो उन्होंने देखा कि जहां हम श्रमिक को वेतन कम दे रहे हैं, अच्छा सुविधा नहीं दे रहे हैं, वहां पे कम मुनाफा हो रहा है, जबकि यहाँ पे श्रमिक को अधिक पैसा दे रहे हैं, अधिक मेरा खर्चा हो रहा है, उसके बाद मुनाफा अच्छा हो रहा है। और इसलिए वह एक निष्कर्ष पहुंचता है, क्या निष्कर्ष पहुंचता है? कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक होता है। मतलब ये कि श्रमिक का काम है श्रम करना, और जो लोग संतुष्ट नहीं रहेगा उसको काम करने में मजा नहीं आएगा। अब हम पढ़ाने आए हैं, हम एक साल पढ़ा ले, तुम पैसे ना दो, 1 साल के बाद या 2 महीना बाद पैसे ना आए तो हम सच बताते हैं, एक समय तक मेरा भी मोरल डाउन हो जाएगा, पढ़ाने आएंगे मेरा मन नहीं करेगा, तो जो रिजल्ट होना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब क्या है? अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो वास्तविक नहीं बन के जी पाएंगे। तो ये बात तो आ गया। समाजवाद समझ गए, लेकिन समाजवाद का ही एक नया रूप है जिसको बोलते हैं हम लोग साम्यवाद। समाजवाद ही साम्यवाद है। और समाजवाद, इसका मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद आया वो साम्यवाद कहलाया। कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद आया वो साम्यवाद कहलाया। और कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद था, साम्यवाद था, उसका क्या मानना था, वो क्या चाहता था, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या हुआ? सब चाहते थे, यहाँ पे सबने क्या बदलाव चाहा, यहाँ सब चाहता बदलाव लाने के लिए, और यहाँ भी चाहता बदलाव लाने के लिए। यहाँ पे कोई हिंसा के तरफ पे बदलाव नहीं चाहता था, लेकिन जब कार्ल मार्क्स के बाद वाला आता है वो हिंसा के बाद का बदलाव चाहता है। और यहाँ हमको जानना है कि कार्ल मार्क्स जो आ रहा है इसके बाद, इसके पहले का जो हम काल पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स है कौन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए हमने कहा कि कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवाद आया वो साम्यवाद हो गया। तो पहला कार्ल मार्क्स है कौन, तो कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेलिंग जानेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? और राइन के ये टियर प्रांत नगर है, वहीं पे हुआ था। कौन परिवार में? तो यहूदी परिवार में। कौन परिवार है? यहूदी। मतलब यहूदी एक धर्म होता है, लेकिन बाद में ये क्या करता है, धर्म का परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लेता है। कौन? कार्ल मार्क्स। उसके पश्चात अब यहाँ था, पिताजी का नाम कौन था? पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? और हेनरिक मार्क्स जो थे एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील था। ओके, उन्होंने मतलब कौन? तो कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। बॉन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो करता क्या है, 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चला जाता है। कब चला जाता है? 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चला जाता है। कौन? कार्ल मार्क्स। अब आते हैं उनकी पत्नी का नाम क्या है। 1836 के बाद 1883 में वह विवाह करता है।
1843 में वो क्या करता है? विवाह करता है। किनसे करता है? उनकी बचपन की मित्र थी कौन? जैनी। जैनी से वो विवाह करता है। लेकिन जैनी का स्वभाव कैसा था? जैनी का स्वभाव था ये हिंगेल, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों से प्रभावित थी। कौन? जैनी हिंगेल, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थी। अब कार्ल मार्क्स क्या है? तो कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स किससे होता है? कार्ल मार्क्स का मुलाकात पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि कब होता है? 1844 में मुलाकात होता है। पेरिस मिलने गया और तुमसे हमारा मुलाकात हो गया और दोनों दोस्त बन गए। 1844 में क्या करता है? वो 43 में ब्याह किया। 44 में वो मिलता है एक महिला से, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर शादी नहीं किया है, ये दोनों मित्र बना। इन दोनों ने मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया, प्रकाशित करता है। ओके, इसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। किसे? कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। इन्होंने दास कैपिटल, समाजवादी का बाइबिल 1867 में लिखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल, जो समाजवादी का बाइबिल भी कहा जाता है। अब आते हैं मार्क्स का कथन क्या था? मार्क्स क्या सोचता था, क्या बोलता था, क्या करना चाहता? श्रमिकों को अपनी बेरियां के अलावा कुछ भी नहीं खोना है, उन्हें विश्व पर विजय प्राप्ति करनी है। श्रमिक के बारे में बोला, श्रमिक के तो क्या करना है? श्रमिक को अपनी बेरियों के अलावा कुछ खोना नहीं है, उन्हें विश्व पर विजयी पाना है। उसके लिए क्या करना होगा? कि दुनिया के सभी श्रमिक एक होइए, दुनिया के सभी श्रमिक एक होइए, तब तो हम लोग विजयी प्राप्त कर पाएंगे। और उन्होंने क्या करता है? उनका एक टीम मिलके लंदन में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना करता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना करता है कब? तो 1864 में। और इसके पश्चात इसे स्थापना करता है, इसके पश्चात मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होता है कब? 14 मार्च 1883 को। 14 मार्च 1883 को इसका मृत्यु हो जाता है। और 52 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है। और इसके पश्चात जब मृत्यु होता है, दफनाया भी गया होगा। तो दफनाया गया कहाँ? लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में। लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में इनको दफनाया जाता है। किनको? कार्ल मार्क्स को। अब मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मृत्यु के पश्चात द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को बुलाई जाती है। 14 जुलाई 1889 को द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ बनाता है। और इसमें पेरिस में होता है। और इसमें 20 देश के 400 प्रतिनिधि भाग लेता है। 20 देश के 400 प्रतिनिधि भाग लेता है। और इस सम्मेलन के कारण क्या होता है? 1 मई 1890 में पूरा यूरोप का सभी मजदूर जो है क्या करता है? पूरा यूरोप का सभी मजदूर क्या करता है? हड़ताल कर देता है। और यही हड़ताल कारण 1 मई से अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाने लगते हैं। ये मेरा कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन था। कार्ल मार्क्स VVI आदमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनके बारे में शॉर्ट में लिखना पड़ता है, 5-6 लाइन 7 लाइन लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा। और पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा तो 5 नंबर वाला, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, पर एक पूरा से भी काम नहीं चलेगा, इनके बारे में और भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल आप लोग का टेस्ट होगा, आप सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में सूचना डाल दिया जाएगा किस टाइम में होगा। ठीक है, भरसक प्रयास रहेगा मॉर्निंग में हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कल संध्या में भी हम टेस्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।